हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग ऑडिटिंग की रिवीजन कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक ड्यू डिलिजेंस चल रहा था। तो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। हमने आज वर्क अप्रोच करना है। तो हमने कहाँ तक कर लिया था लास्ट? हमने ये रहा ड्यू डिलिजेंस आने वाला है, ये रहा ड्यू डिलिजेंस तक कर लिया था, क्लासिफिकेशंस और ये हिडन लायबिलिटीज़ और ओवर वैल्यूड। उसके नीचे अब देखिए ये जो ये वाला पोर्शन है ना, वर्क अप्रोच टू ड्यू डिलिजेंस, ये है, ये पढ़ना है हमें। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे अप्रोच पूछी जा सकती है कि वर्क अप्रोच क्या होती है ड्यू डिलिजेंस में। अगर आपको एक ड्यू डिलिजेंस के लिए बुलाया जाए रिव्यू कराने के लिए, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो ये तो ऊपर डेफिनेशन हो जाएगी, बाकी नीचे है बाकी ये जैसे वर्क अप्रोच होगा। तो हम पढ़ लेते हैं। ये अगर आप बिज़नेस कोई भी परचेज़ करते हो तो वो लार्जेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट आप अपनी लाइफ टाइम में परचेज़ करोगे, ठीक है ना, परचेज इन लाइफ टाइम। देयरफॉर आपको कॉशियस रहना है, बहुत कॉशन रखनी है टू बी एक्सरसाइज्ड थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। जब प्रोसेस चल रहा होगा आपको बहुत एहतियात बरतनी है, ध्यान से, वरना डील बहुत बेकार हो सकती है, लॉस करा सकती है। ठीक है, देयरफॉर असेसिंग द बिजनेसेस फेयर वैल्यू पासिस थ्रू। ये जो भी उसकी फेयर वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो कैसे कैसे पता होगी? पहला, रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल्स। आपको रिव्यू रिपोर्ट करने हैं किस पे? फाइनेंशियल्स पे, सबमिटेड बाय द टारगेट कंपनी। टारगेट कंपनी ने कहा भैया ये लो, ये मेरी बैलेंस शीट है, तो अब इसके ऊपर ऑडिट करवाओ, रिव्यू करवाओ, रिपोर्ट करवाओ। ठीक है। सेकंड पार्ट, असेसिंग द बिजनेस फर्स्ट हैंड बाय द साइट विजिट। साइट विजिट करनी होती है अगर एप्लीकेबल है तो, वरना सपोज करो आजकल घर से काम कर रहे हैं लोग, छोटी छोटी कंपनी बना ली है, घर से कर रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं करो साइट विजिट, है ना। थर्ड, वर्किंग थ्रू द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस विद द एक्विजिशनिंग। एक्विजिशनिंग मतलब जब आप एक्वायर कर रहे हो एक्विजिशनिंग कंपनी और इन्वेस्टर बाय डिफाइनिंग द की एरियाज। ठीक है, एक होती है एक्वायरर, जैसे हम कहते हैं ना, एक होती है टारगेट कंपनी, एक होती है एक्वायरिंग कंपनी। तो ऐसे एक्विजिशनिंग कंपनी जो एक्वायर कर रही कंपनी है या उसके इन्वेस्टर्स बाय डिफाइनिंग द की एरियाज, हम अपने अपने की एरियाज बताएंगे, तो आपको उस पर वर्क करना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ना, जैसे अगर सपोज करो वोडाफोन ने आइडिया को खरीदा है तो वो एक्वायरर है, वो एक्वायरी है। तो अगर हम दूसरी लैंग्वेज में भी बोलने लगे तो ऐसा होता है ना, अमेलगमेशन में कैसे बोलते थे? अमेलगमेटिंग कंपनी, अमेलगमेटेड कंपनी, है ना। अमेलगमेटिंग कंपनी कौन सी हुई? वो वाली कंपनी जो अमेलगमेट हो रही है, और अमेलगमेटेड कंपनी वो जो हो चुकी है, नई कंपनी जो जिसने उसको अपने अंदर मर्ज किया है, राइट। ऐसे यहाँ पे एक्विजिशनिंग कंपनी बोल रहे हैं, या उसके इन्वेस्टर्स वो अपने की एरियाज बताएंगे कि हमारी कंपनी में ये फ़ायदे हैं। फोर्थ, हेल्पिंग प्रिपेयर अ ऑफर। ऑफर बनाने में मदद करोगे आप, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस में ऑफर बनाने में मदद करोगे। प्रिपेयर एन ऑफर बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस। तो जैसे ड्यू डिलिजेंस पूरा हुआ, उनको ऑफर बनाने में हेल्प करोगे। तो ये वर्क अप्रोच होगी। रिव्यू करोगे इनके फाइनेंशियल, साइट विजिट करोगे, एक्विजिशनिंग कंपनी और उनके इन्वेस्टर्स की एरियाज पढ़ोगे, समझोगे और उनको ऑफर बनाने में हेल्प करोगे। ठीक है। अब ये तो हमारे ये चीज़ हो गया। अब इनमें प्रोसीजर बता रखा है, हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हाउ टू कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। पहला है, स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। आप खुले दिमाग से स्टार्ट करेंगे अपनी ड्यू डिलिजेंस। ये मैं आपको प्रैक्टिकल व्यू बता रही हूँ। और ठीक है, जब भी अगर आप सपोज करो इस डिपार्टमेंट में हो ना, तो आपको ये प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखनी है और ऐसे ही करना है। तो आपके सीनियर्स भी बहुत खुश होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें एटलीस्ट पता है। तो ओपन माइंड जाएँ, खुले दिमाग से जाएँ, कुछ सोच के ना जाएँ, प्रिजम्पशन ना करें। तो डू नॉट अज्यूम दैट एनीथिंग रॉन्ग विल बी फाउंड एंड लुक फॉर इट। ऐसा मत करें कि एक भेड़िए की तरह उनके ऊपर हावी हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉट नीड्स टू बी डन इज़ टू आइडेंटिफाई द ट्रबल स्पॉट्स। अगर कोई गलतियाँ हैं तो ट्रबल स्पॉट ढूंढिए एंड आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। सेकेंड, गेट द बेस्ट टीम ऑफ पीपल। अच्छे लोगों को अपने साथ लेके जाएं जो नॉलेजेबल है। एंड इफ़ यू डो नॉट हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन साइड योर फॉर्म that can do the task, lack of staff या lack of people who know the new business because they are acquiring a business in the unrelated area, तो देयर आर ड्यू डिलिजेंस एक्सपर्ट। तो आप बाहर से भी, अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप बाहर से भी एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, डेट यू कैन हायर। व्हेन हायरिंग सच प्रोफेशनल्स लुक फॉर देयर एक्सपीरियंस रिकॉर्ड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, वो भी हो सकता है, रिकॉर्ड फॉर द इंडस्ट्री भी हो सकता है। थर्ड, गेट हेल्प इन ऑल एरियाज। आपको सारे एरियाज चेक करने हैं तो सारे एरियाज की हेल्प लें। फाइनेंस, टैक्स, अकाउंटिंग, लीगल, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर रेलिवेंट टू द असाइनमेंट, सो दैट यू कैन गेट 360 डिग्री व्यू। हम जब 360 डिग्री व्यू लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, यहाँ खड़े हैं और पूरा गोल घूम जाते हैं, तो वो व्यू मिलना चाहिए आपको। हाँ, एक्विजिशन कैंडिडेट को, जिसको भी आप एक्वायर कर रहे हो उस कैंडिडेट का आपको पूरा व्यू मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ों पे आप लुक इनटू करेंगे। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट्स ये हो गए नीचे वाले। अब ऊपर के 3 पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। ये ये रहा फोर्थ पॉइंट, टॉक टू कस्टमर। आपने कस्टमर से, सप्लायर से, बिजनेस पार्टनर, एम्प्लॉय से बात करिए, क्योंकि जिस कंपनी को आप खरीदने वाले हैं उनके ये लोग सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसके कस्टमर कौन कौन से हैं, डेटर्स कौन से, क्रेडिटर्स कौन से, इनको पता होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट,
टेक अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, उनकी रिस्क मैनेजमेंट देखिए, उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी लगा रखी है, उस टेक्नोलॉजी को सेव करने के लिए क्या मेथड्स लगा रखे हैं, क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं. सो वाइल यू वांट टू डू द रिसर्च, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट एनाटोगोनाइज द टीम ऑफ पीपल ऑफ द टारगेट कंपनी. आप उनकी टीम को ना वो ख़राब करें, मतलब उनके उसमें वो ना करें. मतलब एक तरीके से होता है ना कि अगर हम उनको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इस टोन में पूछ लेते हैं, तो वो हो जाते हैं थोड़े क्या नाम है आपके, हेजिटेट करने लगते हैं और आपके साथ डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं होते. तो इसीलिए नहीं करना, ठीक है. बाय बॉगिंग देम डाउन द लॉर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, आप बार बार इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो वो ना बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, तो वो नहीं करना है आपको उनको, ठीक है. नेक्स्ट 6 एंड लास्ट पॉइंट, प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट. एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छे ढंग से, क्योंकि आप एक ड्यू डिलिजेंस लीडर हो, तो आप ही को वो रिपोर्ट बनानी होगी डिटेलिंग द कंप्लाइंस इन सब्सटैंटिव रिस्क, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है. अब रिपोर्ट में ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है. तो देख लेते हैं कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो ये हमारा टॉपिक है, कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी. द कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट विल ऑलवेज वेरी, हमेशा उसका कंटेंट वेरी होगा, एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हर बंदा ड्यू डिलिजेंस अलग अलग पर्पज से कराता है. कोई फाइनेंशियल पर्पज से कराता है, कोई ऑपरेशन पर्पज से, कोई कस्टमर पर्पज से, है ना. बहुत सारे रिस्पेक्ट्स होते हैं. तो ऑलवेज वेरी विद द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस. फॉलोइंग हेडिंग्स आर इलस्ट्रेटिव्स, मतलब ये इलस्ट्रेटिव्स हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव समरी, है ना. तो एग्जीक्यूटिव समरीज आप उसमें डाल सकते हो रिपोर्ट में, जिसमें आप कमेंट्स बता सकते हो प्रॉपर्टीज़ पर, या टर्म्स ऑफ लीज ले रखी है, लीन हो रखा है, इनकम्बरेंसेस है ना बैंक के पास. फिर इंट्रोडक्शन डाल सकते हो, असेसमेंट कराया आपने उनके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पे, वो कैसे काम करते हैं. बैकग्राउंड ऑफ टारगेट कंपनी का क्या बैकग्राउंड रहा था, टैक्सेशन में वो कैसे थे, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़ में कैसे थे, पे ऑफ कर देते थे नहीं कर देते थे, अभी कोई पेंडिंग लाइबिलिटीज़ तो नहीं है. नेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव क्या है ड्यू डिलिजेंस का, वो भी आप अपनी रिपोर्ट में डालोगे, जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट में डालते हैं ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऐसे. द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल लाइबिलिटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ लिटिगेशन, कि अगर लिटिगेशन हो गई तो क्या लाइबिलिटीज़ सर पे आ सकती हैं, एंड लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी के अगेंस्ट, राइट. नेक्स्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड द स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, कि आप एज अ ड्यू डिलिजेंस लीडर क्या क्या चीज़ों को रेफ़र कर रहे हो, क्या क्या वेरीफाई करा है, तो उसमें आप ये बता सकते हो मैंने नेटवर्थ का असेसमेंट किया है ना, ये सब बता सकते हो, ठीक है. तो मूव करते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स पे, नीचे हैं वो ये, ठीक है. ये तो हमने कर लिया था ना, लीगल ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक. हाँ, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो हमने कर लिया था. नेटवर्थ के बारे में आप रेफ़र कर सकते हो, बता सकते हो स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन में. फिर आप ब्रीफ हिस्ट्री दे सकते हो कंपनी की क्या है, उसमें आप इंटरलॉकिंग इन्वेस्टमेंट्स बता सकते हो कि एक कंपनी की दूसरी कंपनी में क्या इंटरलॉकिंग है. एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अगर कोई है तो ऑब्लिगेशन विद द ग्रुप एसोसिएट कंपनी, कि मतलब अगर आप एसोसिएट हो तो आपने ग्रुप कंपनी से क्या ले रखा है, या ग्रुप कंपनी ने एसोसिएट को क्या ले दे रखा है, वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी, ठीक है. एंड अमाउंट्स रिसीवेबल सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, अगर कोई ऐसा लिटिगेशन चल रही है जिसमें आपको पैसा लेना है, वो सब भी आप अपनी रिपोर्ट में डालोगे कि इस कंपनी को पैसा लेना है, क्योंकि तभी तो एक्वायरर कंपनी के पास बेनिफिट रहेगा ना कि इसकी लाइबिलिटीज़ कम है और एसेट ज़्यादा है, इसीलिए. एनी अदर लाइकली लाइबिलिटी अगर कोई है विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स, अगर आपने बुक्स के अंदर उसे एंटर नहीं किया तो वो सब भी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी. नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ के शेयर होल्डर्स का कैसे पैटर्न है, उसमें आप बताओगे स्वॉट एनालिसिस, है ना. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट बताओगे, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है अच्छी बात बुरी बात, कहाँ वीक हो रहे हैं, कहाँ स्ट्रॉन्ग पड़ रहे हैं, ठीक है. ऑब्जर्वेशन ऑन द रिव्यू करते वक्त आपने क्या ऑब्जर्व किया, फ्यूचर पर्सपेक्टिव वगैरह पे क्या कमेंट है आपके, वो बताओगे उसमें. असेसमेंट ऑफ द मैनेजमेंट का कैसा स्ट्रक्चर है, जो कंपनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें बताओगे कि इसका क्या स्टेटस ऑफ चार्ज है, कौन क्या काम करता है, उसने कितना उधार ले रखा है, कोई मॉर्गेज रख रखा है, किसी की कोई एसेट या प्रॉपर्टी है कंपनी के पास, है ना, कंपनी की कितनी एसेट प्रॉपर्टी है, ये सब भी, ठीक है. नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं. सजेशंस एंड द वेज बताओ कि आप, जिसमें एफिडेविट्स, इंडेमनिटीज़ ये सब होंगे कि हाँ अगर कुछ नुकसान हुआ तो हम इंडेमनीफाई करेंगे, इन सब बातों के ऊपर रिपोर्ट में बताओगे. टू एग्जीक्यूटिव टू कवर द अनफोर्सिन, मतलब कंपनी बोल रही होगी कि हाँ भैया हम अपनी कंपनी को सेल कर रहे हैं, बट अगर कोई आगे जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अनफोर्सिन, तो हम उसे इंडेमनीफाई कर देंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर उसे लिखो, राइट. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ एसेट, कि आपने वैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे करी है, जो सजेशन बता सकते हो. अगेन क्योंकि आप एक ड्यू डिलिजेंस लीडर हो तो आप बता सकते हो कि क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट्स हो गए टू बी टेकन केयर,
है ना, आपको केयर में रखने हैं बिफोर एंड आफ्टर प्रपोज मर्जर, तो वो चीज़ जिससे वो एसेट संभली रहें। तो ये ड्यू डिलिजेंस की टॉपिक्स हो गए, हिस्ट्री बताना, शेयर होल्डिंग बताना, ऑब्जर्वेशंस बताना क्या है स्ट्रक्चर के बारे में, लाइबिलिटीज़ एसेट के बारे में, राइट। तो ये एक लमसम हो गया, मैंने आपको सारे कीवर्ड्स इसके साथ मार्क करा दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस में नेक्स्ट पार्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन था, ठीक है। हाँ, तो आज हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक ही रहेगा, ठीक है। हम लास्ट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक अच्छे से कर लेंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। इसकी भी लिस्ट बहुत लंबी है, तो हम यहीं पे जूम कर लेते हैं एक बारी ना, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले देखो, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट से कैसे अलग है। आप देखने में तो ऑडिट भी इन्वेस्टिगेशन जैसी लगती है, पर ध्यान से देखो, ऑडिट करने ऑडिटर्स जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस जाती है, ऐसा होता है ना। तो फिर इसका मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट की ऑडिटर की ऑडिट अलग अलग है ना। तो क्या डिफरेंस है वो हम देखने वाले हैं, राइट। तो देख लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट, वो एक फैक्ट को एस्टैब्लिश करती है या फिर कोई हैपनिंग जो हुई होती है एट असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब सपोज करो कोई फ्रॉड हो गया, अब उस फ्रॉड को असेस करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई है इन्होंने। तो उस हैपनिंग को, उस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो असेसमेंट करने के लिए उस सिचुएशन को, ठीक है ना। ये 3 वर्ड हैं, कोई एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट, हैपनिंग और अ पर्टिकुलर सिचुएशन। और दूसरी तरफ ऑडिट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू जस्ट टू वेरीफाई, वो वेरीफाई करता है, क्रॉस चेक करता है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो डिस्प्ले कर रही है TNF, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, किस चीज़ का, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब जो उन्होंने अपने बैलेंस शीट्स में दिखा रखा है, व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी। ये तो चलो, ये तो हमारी डेफिनेशंस हो गई, ठीक है। समझ में आ गया ना। इसमें सिचुएशन के ऊपर असेसमेंट की होती है, ये जस्ट वेरिफिकेशन होती है ऑडिट। स्कोप देख लेते हैं, कितना दायरा है इनका, दायरा, ठीक है, किनका कितना दायरा है, क्या है। द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे बी गवर्न बाय स्टेट्यू मतलब जो भी गवर्निंग बॉडी है, और इट मे बी नॉन स्टेट्यूटरी, ज़रूरी नहीं है कोई गवर्न कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, कोई भी हो सकता है जो आपको आपका स्कोप बताएगा, काम कितना होगा। बताने वाला डेफिनेटली कोई होगा, या तो मैनेजमेंट खुद होगी, मैनेजमेंट में फ्रॉड हो गया कंपनी में, तो मैनेजमेंट खुद आपको हायर करके बोलेगी, या फिर कोई गवर्निंग बॉडी RBI तो वो बोलेगी भैया चले जाओ एक्सिस बैंक में फ्रॉड हो गया, पता लगाओ। इन्वेस्टिगेशन कहते हैं उसको। और अगर जो रेगुलर ऑडिट होती है वहाँ देखो, तो स्कोप ऑफ ऑडिट इज़ वाइड, इसका रेंज वाइड होता है। इन केस ऑफ स्टैट ऑडिट द स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमिन्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ जैसे जैसे बोलेंगी वहाँ आपका स्कोप डिसाइड हो जाएगा कि आपको ऑडिट में क्या क्या चीज़ें करनी है, राइट। तो फटाफट से इसको मार्क कर लो, मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ, ठीक है, कर लिया ना। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द वर्क इज़ नॉट लिमिटेड, किस में, इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं इसका काम लिमिटेड नहीं है, जितना बड़ा केस हो गया उतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी। समझ जाओ ना। अब जैसे कोई फ्रॉड पकड़ा गया सत्यम का, तो जितनी देर तक वो फ्रॉड क्लेम नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ, तब तक इन्वेस्टिगेशन चली। तो वर्क इज़ नॉट लिमिटेड बाय रिजिड टाइम फ्रेम, रिजिड नहीं होता, चलता रहता है। इट मे कवर सेवरल ईयर्स, जैसे अभी भी देख रहे हो आप है ना, कानपुर में एक फ्रॉड पकड़ा गया 250 करोड़ का कैश वगैरह के साथ। तो वो चीज़ें होती है कि जब तक वो क्लेम नहीं हो जाता, कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी अलग अलग जगह, ठीक है। मे कवर सेवरल ईयर्स, देखो साल भी लग जाते हैं कई बार। एज अ आउटकम ऑफ सेम इज़ नॉट सर्टन, क्योंकि वो चीज़ों को सर्टनिटी करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कई बार साल लग जाते हैं। पर ऑडिट में ऐसा नहीं है। ऑडिट में आप एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि मतलब आप इस टाइमिंग तक करेंगे, ईदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, राइट। नेक्स्ट, नेचर कैसा होगा, किस टाइप का हम एग्जामिनेशन करते हैं। रिक्वायर अ डिटेल स्टडी, इसके अंदर भैया आपको पूरी तरह से घुसना होता है, आपको A to Z तक जाना होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है, डिटेल स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। पर यहाँ डिटेल में जाना नहीं होता, यहाँ पे टेस्ट चेकिंग होती है, ऊपर ऊपर से सैम्पलिंग बेसिस पे कर लिया तो भी आप जवाब देने योग्य हो जाते हो, लायक हो जाते हो कि हाँ भाई इसकी स्टेटस कैसा है। ऑडिटर बता पाता है कि इस कंपनी का स्टेटस कैसा है, क्योंकि वो 100% चेक तो कर नहीं सकता। तो देखो, इन्वॉल्व्स टेस्ट चेकिंग हो गई ना, सैम्पलिंग बेसिस पे या सैम्पलिंग टेक्निक टू ड्रॉ एविडेंस, जिससे वो अपनी एविडेंस ड्रॉ करता है, उस पर जजमेंट बनाता है और एक्सप्रेस कर देता है अपनी ओपिनियन, राइट। ये नेचर हो गया। फिर इनहेरेंट लिमिटेशन, मतलब अंदरूनी गलतियाँ जो पकड़ में जल्दी नहीं आती। जैसे आप खुद सोचो ना, अगर 1 रुपीज़ की कोई प्रॉब्लम है, किसी ने चोरी करी है, तो पकड़ लोगे आप 1 रुपये की, नहीं पकड़ पाओगे ना। और 1 करोड़ की करी होगी तो फिर भी पकड़ लोगे। तो ये होता है इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन में तो कोई इनहेरेंट लिमिटेशन होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर 100% चेकिंग होती है। तो इसलिए नो इनहेरेंट लिमिटेशन ओइंग टू इट्स नेचर ऑफ एंगेजमेंट, क्योंकि 100% चेकिंग होती है। पर यहाँ नहीं होती, तो ऑडिट सफर्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन। नेक्स्ट, एविडेंस, किस तरीके के
वो होते हैं आपके पास, एविडेंस होते हैं, जैसे आप वो हिंदी में बोल देते हैं कि हमारे पास किस, हाँ गवाह आए हैं, वो सबूत हैं। तो एक कंक्लूसिव होते हैं, ये 100% होते हैं। कह दिया तो कह दिया, ए ने बी को रिश्वत दी तो हाँ भाई ए ने बी को रिश्वत दी, ये पूरा फैक्ट्स के साथ सबूतों के साथ कोर्ट में पेश हो जाता है और प्रूव हो जाता है। पर ऑडिट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्राइमा फेसी ऊपर ऊपर से अच्छी चीज़ों को देखा जाता है, राइट। तो कंसर्न विद द प्राइमा फेसी एविडेंस, देखने में सही लग रहे हैं तो उस चीज़ों को पकड़ा जाता है, अंडर डेप्थ तक नहीं घुसा जाता। और डेप्थ तक कब तक घुस लोगे ऑडिट में, ठीक है ना, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया हमारा स्पेस। नेक्स्ट है हाँ ऑब्जर्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो किया है। इन्वेस्टिगेशन में देखो ज़्यादा इसका वो नहीं होता, एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर थरो माइंड मतलब एक बंदा ऐसा देखो इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन आते हैं, IRS, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं टीम से उठ के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के या GST डिपार्टमेंट के सबसे टॉप क्लास लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थरो वो पता होती है प्रोविजंस, तो केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग होते हैं वो, कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग फैक्ट्स, इसीलिए वो लोग आते हैं ऑब्जर्व करने के प्रिंसिपल्स। बट यहाँ पर ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये तो वो हो गए एनालिटिकल हो गए, बट यहाँ एनालिटिकल नहीं होते, जो बोल दिया बस बोल दिया। गवर्नड बाय देखो कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसलिए जो गैप ने प्रिंसिपल्स बोला है डेबिट होगा यहाँ पर और क्रेडिट होगा ये, तो आपको ऐसे ही चलना है। इनकम क्रेडिट होती है, खर्चे डेबिट होते हैं, तो ऐसे नहीं वो उल्टा कर दोगे, इसलिए गैप के अकॉर्डिंग करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग करना है और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है, उसी हिसाब से प्रिंसिपल्स होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग, कैसे रिपोर्ट करोगे आप उस पार्टी को जिसने भी आपको असाइन की है, चाहे इन्वेस्टिगेशन चाहे ऑडिट। तो देखो द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द पर्सन और पर्सनस ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। मैंने बोला ना, चाहे मैनेजमेंट ने करवाई हो, चाहे कोई अथॉरिटी ने करवाई हो, तो किसी ने भी करवाई हो, आपको उसको बताना होता है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर तो डेफिनेटली बात है, ऑडिट जैसे इंटरनल ऑडिट है तो मैनेजमेंट, स्टार्ट ऑडिट है तो रूल वो अथॉरिटी, तो यहाँ पे पता होता है। रिपोर्टेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, बेसिकली यहाँ पर ओनर्स की बात होती है, और ओनर्स यहाँ पे कौन होते हैं, यूज़र्स कौन, शेयर होल्डर्स, राइट। तो शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगाया होता है, तो उनको रिपोर्टिंग की जाती है, राइट। इतना हो गया है ना, ईजी हो जाता है फिर थिन लाइन डिफरेंस पता चल जाए तो हमारे लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, फिर उसके बाद डायग्राम शोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है, फिर स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ से ऑडिट कितने टाइप का होता है, इंटरनल ऑडिट, GST ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट, है ना, इनकम टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ये ऑडिट वो ऑडिट, तो इसीलिए ऐसे यहाँ पर भी होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कोई रूलिंग बॉडी होगी, अथॉरिटी बॉडी होगी तो स्टार्ट, अगर रूलिंग बॉडी नहीं है ना, तो नॉन स्टैट्यूटरी। अच्छा, अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कैसी होगी, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी के अफेयर्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है, कंपनी के अफेयर्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी। और दूसरा क्या बोला है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पर ओनरशिप में कहीं दिक्कत है, शेयर होल्डर्स कुछ घपला कर रहे हैं, कुछ ले दे रहे हैं और दिखा कुछ और रहे हैं जिससे वो टैक्स बचा सकें या अपनी इनकम को हाइड कर सकें, तो सेक्शन 216 की बात हो रही है, वहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, लॉ में। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन आ गई अगर अफेयर्स गलत चल रहे हैं तो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्योंकि ये वाली चीज़ तो वही हो गई आपको ऑनरशिप देखना, पर अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, बाय इंस्पेक्टर थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर भेजेगी तब एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा। तो सेक्शन 210 में बात होती है ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया होता है, उस पर रजिस्ट्रार रिपोर्ट बनाता है, सबमिट करता है, और या तो आपको इंटीमेशन किसका आया होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने का, किसने, कंपनी ने करा है कि हमें क्या करानी है, इन्वेस्टिगेशन, दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आउट टू बी इन्वेस्टिगेशन, केस के अफेयर सही नहीं चल रहे, इसको इन्वेस्टिगेट करो इन पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। कहीं कहीं कंपनीज का हुआ भी है ऐसे कि उसके खुद के कंपनी के अफेयर्स वालों ने रेजोल्यूशन पास करवाया है, या फिर कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को गलतियाँ लगी हैं तो उन्होंने पास करवाया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ये भी SFIO आपने लॉ में पढ़ा है ना, SFIO, ये SFIO ऑफिस होता है इन्वेस्टिगेशन का, जिसमें सेक्शन 212 में बात की गई है, जिसमें अगर कोई भी, देखो बाय SFIO आपको क्या मिला, रिसिट मिली, किस चीज़ की, रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रार की रिपोर्ट आई, या किसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई, या फिर इंटीमेशन हुई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने की, कंपनी ने की है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में करी गई है। क्यों?
रिक्वेस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सारे लोग यहाँ आ गए, रजिस्ट्रार आ गया, इंस्पेक्टर आ गया, कंपनी का स्पेशल रेजोल्यूशन आ गया, पब्लिक इंटरेस्ट आ गया और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया। तो इन सब ने अगर करा है तो आपको इनके हिसाब से करनी है। और फिर अदर केसेस तो आए गए, वो लॉ में सेक्शन 213 के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इंस्पेक्टर ने की है क्योंकि कंपनी ने खुद ने करवाई है, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, ऑर्डर पास हुआ है, या फिर SFIO ने करवाई है। तो दोनों केस में आपको पता रहता है कि किस अथॉरिटी को मुझे जवाब देना है। अब नॉन स्टैट्यूटरी है, इसका मतलब कोई रूलिंग बॉडी नहीं है ना। तो रूलिंग बॉडी ना होने की वजह से देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। सपोज करो कोई फर्म है, वो इनकमिंग पार्टनर वो करवा रही है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी ये चीज़ रहती है कि हाँ भाई, कि जब भी वो उसके शेयर्स की वैल्यूएशन होती है ना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मार्केट में तो होते नहीं हैं, तो मार्केट में ना होकर उनकी वैल्यूएशन नहीं लगाई जाती, क्योंकि शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं होती है, उनकी प्राइवेट वैल्यू तो खुद से लगती है। तो इसलिए उन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि जिससे कोई गलत पैसे ना ले जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक करवाता है। क्यों करवाता है? प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू कंपनी। कंपनी ने कहा मुझे लोन चाहिए, बैंक कहता है मैं तुम्हें लोन तब दूंगा जब मैं इन्वेस्टिगेट करा लूँगा तुम्हारी पोजीशन सही है कि नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स, कोई भी करवा सकता है, ये तो मैनेजमेंट ही करवा लेती है। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑन द बिहाफ ऑफ उन इंडिविजुअल पे या फिर कोई फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस, वही है ड्यू डिलिजेंस जैसा, कि अगर मैं एक बिजनेस बाय करना चाहता हूँ या इंडिविजुअल प्रपोज कर रहा है तो वो एक इन्वेस्टिगेशन टाइप्स करा लेता है, जिससे उसको क्या हो जाए, कन्फर्मेशन हो जाए कि जो मैं खरीद रहा हूँ वो कंपनी सही है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद द रिव्यू ऑफ प्रॉफिट, यस ये भी होता है इन्वेस्टिगेशन, इसलिए भी बात करी जाती है। कई बार प्रॉफिट दिखा कुछ रहे होते हैं, होता कुछ और है, तो इसलिए रिव्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या है तो सही पता चल जाए, इसीलिए ये भी कराया जाता है, राइट। तो ये तो बहुत सिंपल पॉइंट्स थे और ये वैसे भी आप लॉ में पढ़ चुके हो, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, तो हमने देख लिया था ना, यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, देखो द डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट अ चार्टर्ड अकाउंटिंग इज यूजुअली कॉल्ड अपॉन, मतलब CA को बुलाया जाता है जनरली इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन करनी हो, क्योंकि ये सारे वो वाले लॉ के केसेस हैं जो प्रोविजन CA को फॉलो करते हैं, है ना। तो उनको CAs को बुलाया जाता है, इज़ यूजुअली कॉल्ड अपॉन टू कैरी आउट ऑन गिवन हियर अंडर, जो हमने पढ़े ना अभी उसमें जनरली CAs को बुलाया जाता है। चलो ये आ गया फाइनल पार्ट आज की वीडियो का, जिसमें हम देखने वाले हैं स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये है आपका टॉपिक, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ले डाउन अ स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे ही सेम ड्यू डिलिजेंस में था, कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं था। यूजुअली एन इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर फॉलोइंग स्टेप्स, क्या क्या। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव पता लगाइए आप इन्वेस्टिगेशन क्यों करा रहे हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कोप, फिर उसका दायरा सेट करिए कि हाँ भाई मुझे इतनी इन्वेस्टिगेशन करानी है। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, कब कब इन्वेस्टिगेशन होगी, कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना टाइम में करेगा, वो प्रोग्राम सेट होगा। फिर नेक्स्ट थर्ड, एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ वेरियस रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड जितने भी उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे उन सब रिकॉर्ड्स को डिटेल स्टडी किया जाएगा बाय रेफरेंस, है ना, टू द अप्रोप्रिएट एविडेंस। जो जो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको रेफर करते हुए आपको उन सारी चीज़ों को डिटेल स्टडी करना है। फिर उसमें एनालिसिस प्रोसेसिंग करनी है और उनको इंटरप्रेट करना है अपने हिसाब से कि वो सही है गलत है, जो भी आपने फाइंडिंग्स करी हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, फिर आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो सीधी सी बात हो गई ना, पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रोग्राम बनाया, फिर रिकॉर्ड्स मिले, रिकॉर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करी और ओपिनियन फॉर्म कर दी। सेम लाइक प्रोसेस, तो एक जैसा ऑडिट जैसा ही है ना, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड ड्राइंग अप ऑफ कंक्लूजन। ओके, लास्ट पार्ट है ड्राइंग्राम शोइंग द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने स्टेप्स भी बता दिए हैं कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के। तो इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड, ये वो इंपॉर्टेंट बात है, पेपर में भी आ सकता है कि आप कंफ्यूज मत होना कि स्टेप्स की बात हो रही है ना, कि किसकी बात हो रही है। तो इसलिए बहुत ध्यान से कि इन्वेस्टिगेशन है, ड्यू डिलिजेंस है, किसकी बात है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट इशूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर, जो कर रहा है वाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट। पहला, रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग, रिपोर्ट की बात हो रही है, मतलब ये जो स्टेप्स है ना, ये रिपोर्ट में आपको क्या सावधानी रखनी है उसकी बात है। तो सबसे पहला, नॉट कंटेन एनीथिंग विच इज़ नॉट रेलिवेंट ईदर टू हाईलाइट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो 1% भी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, उस बात को तो बिल्कुल मत बताना, सिर्फ उसी बात पे ध्यान लाना जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों का वक्त क्यों बर्बाद करना, राइट। अपना भी मत करना, उनका भी मत करना। तो इट्स नॉट रेलिवेंट ईदर टू हाईलाइट द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फाइनल आउटकम, हमें नहीं सुनना, मत बताना।
एवरी वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज, जो भी आपने एक एक वर्ड एक्सप्रेशन यूज़ किया होगा, एक एक पंचुएशन, एक एक कॉमा, एक एक फुल स्टॉप, सबका प्रॉपरली कंसिडर करना, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ अराइविंग एट अ डिफरेंट मीनिंग, कहीं उसको पढ़ के लोग गलत मतलब ना निकाले। होता है एक कॉमा गलत लग जाए ना तो पूरे वर्ड का मतलब बदल जाता है या सेंटेंस का मतलब बदल जाता है, इसीलिए कि कोई अराइव ना कर ले डिफरेंट मीनिंग या इंटरप्रिटेशन अदर देन द वन इंटेंडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन हाईलाइट करना चाहता था ए, सेंटेंस ऐसा बन गया उसमें हाईलाइट हो रहा है बी, तो गलत हो गया ना। इसलिए थर्ड पॉइंट, रेलिवेंट फैक्ट्स और कंक्लूजन्स उसको प्रॉपरली लिंक करने होंगे कि मैंने ये चीज़ कहाँ से ली है ना, जो उसने बेस लिया है, जो उसने अजम्पशन लिया है, वो भी उसको एक्सप्लिसिटली बतानी होगी। रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन है और क्या ऑब्जेक्टिव था असाइनमेंट का, एक्सेप्टेड इट्स स्कोप, जो भी आपने स्कोप मतलब आपका क्या दायरा था और कहाँ पे आपने काम नहीं कर पाए, जो आपकी लिमिटेशंस थी। नेक्स्ट, द रिपोर्ट शुड बी मेड इन पैराग्राफ फॉर्म में रखोगे आप, जैसे नहीं पॉइंटर्स लिख दोगे, पैराग्राफ होना चाहिए विद हेडिंग फ्रॉम द पैराग्राफ, अलग अलग हेडिंग्स के साथ। एनी डिटेल डेटा, या फिर अगर आपको कोई डेटा या कोई फिगर बतानी है उनको, सपोर्टिंग एनी दिस मे बी एनेक्जर्स, तो आपको कहना है अगर आपको ये देखिए ऐसे बोलना है कि इसमें ना 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो और अगर आप इसके डिटेल देखना चाहते हैं तो एनेक्जर रेफ़र करें ए बी सी जो भी है ना, तो यहाँ उसी रिपोर्ट में मत बताने लगता है। जैसे हम आंसर नहीं लिखते पेपर में, कहते हैं फेयर वर्क तो सामने करो और वर्किंग हो तो बैक साइड करो। अगर आप फेयर के साथ साथ ही वर्किंग करने लगेंगे तो आंसर का लेंथ बहुत लंबा दिखेगा और वो बहुत ही कहते हैं ना अनटाइडी हो जाता है ना, तो इसीलिए फेयर रखने के लिए वो ये वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, नीचे का लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द ओपिनियन जो भी आपकी होगी शुड अपीयर इन द फाइनल पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में। ठीक है, तो यहाँ आप जाकर आपकी रिपोर्ट हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन टॉपिक को ये हमने यहाँ पर कंक्लूड कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच।